सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत हम देश भर में कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से आपको रूबरू कराने की जो इस चुनाव को महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं। इसी क्रम में हम देवभूमि हिमाचल में हैं और हिमाचल में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की जिम्मेदारी इस प्रदेश में संभाले हुए है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे जयराम ठाकुर जी की। जयराम ठाकुर अपनी सज्जनता के लिए, सच्चरित्रता के लिए और प्रशासनिक दक्षता के लिए ख्यात रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। इस लिहाज से 4 जून केवल देश के संदर्भ में नहीं, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी बड़ी महत्वपूर्ण हो रखी है। तो इन परिस्थितियों के बीच जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तो जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद। और शुरुआत इसी से करते हैं जयराम जी। पिछला आम चुनाव आपने बतौर मुख्यमंत्री लड़वाया था प्रदेश में। इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के साथ चुनाव की कमान आपने थामी हुई है। क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, भूमिका कुछ भी हो लेकिन चुनाव की भूमिका तो एक जैसी होती है जी। और क्योंकि पार्टी का संगठन, पार्टी का कार्यक्रम, उस सारी चीज़ के साथ चलते हुए आगे बढ़ करके चुनाव का संचालन होता है और चुनाव लड़ा जाता है। और मैं इस बात को ज़रूर महसूस करता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में थोड़ा अंतर ज़रूर होता है। सरकार होती है तो कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं और कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है तो नेगेटिव भी हो जाती हैं जी। लेकिन यहाँ खुल करके विपक्ष में हैं तो यहाँ उन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। जो गलत है, सरकार गलत कर रही है, निर्णय गलत है, उस पर बोलना है, उस पर अपनी बात कहनी है और लोग उसको सुनना भी चाहते हैं। और मैंने इस बात को देखा कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगभग 16 महीने का कार्यकाल हुआ मुझे जी। विपक्ष के नेता के रूप में। और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने सरकार को 1 साल के कार्यकाल में ज़मीन पर चलना मुश्किल कर दिया। जी। इनके इतने सारे मुद्दे, हर मुद्दे पर हमने अपनी बात को जो है वो प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश की है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। और उसका असर भी आपने देखा होगा कि आज 15-16 महीने की जो सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की जो हिमाचल प्रदेश में है जी। वो डगमगाती नज़र आ रही है। सरकार सही तरह से ना तो काम कर पाई है, ज़्यादा समय काम करने के बजाय सरकार को बचाए रखने के लिए उसके लिए लग रहा है उसका। तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति है जो आज आमतौर पर हिमाचल प्रदेश पर आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें देश के संदर्भ में हो जाएं, मोदी सरकार के संदर्भ में हो जाएं। फिर जयराम जी से असल बातचीत तो हमें हिमाचल प्रदेश पर ही करनी है। देश के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने एक गठजोड़ बनाया है। इंडिया गठबंधन उसका नाम है जो वो पुकारते हैं। आपकी पार्टी के नेता इंडी गठबंधन के नाम से उसे पुकारते हैं। विपक्ष इस बार कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर जयराम ठाकुर जी देख रहे हैं? नहीं, देखो, इस बात को लेकर के मैं पहली बार ऐसा एक वातावरण देख रहा हूँ पूरे देश भर में। जी। जब अभी वोट पड़ने बाकी हैं, बहुत सारे राज्यों में वोटों की गिनती होनी बाकी है, लेकिन देश जो है वो परिणाम निकाल चुका है कि आएंगे तो मोदी ही, जी, सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की। जी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह के हालात, जी। जो आप इंडी गठबंधन की अगर बात कर रहा हूँ, वो ऐसी स्थिति में किसी मंच पर इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे कि हम सरकार बनाएंगे। जी। वो कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई प्रधानमंत्री होगा। नाम तो तय ही नहीं है, वो होगा भी नहीं तय, और इसलिए उनको लगा कि नाम तय करने की आवश्यकता भी नहीं है जब होना ही नहीं है। जी। तो वो बात करने की स्थिति में नहीं, हालात ऐसे बने हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में। अन्यथा क्या होता कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक चीज़ रहती है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पूरे देश में अब की बार इस तरह का माहौल ही नहीं है कि विपक्ष के कोई भी दल इस बात के लिए कह सके कि हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा प्रधानमंत्री, ये चर्चा का विषय ही नहीं, ये जिक्र ही नहीं। इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा जयराम ठाकुर जी का। जयराम जी इस बात से अचंभित हैं? ये पहली बार देख रहा हूँ कि अभी वोटों की गिनती नहीं हुई, पूरी वोटिंग नहीं हुई, तो भी नतीजा निकल आया है, इस प्रकार का देश मान के चल रहा है। ऐसा क्यों है? विपक्ष निस्तेज है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है, इसलिए ऐसा है? या आपका नेता, आपकी पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो गई है इसलिए ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा नेतृत्व मजबूत है जी। हमारी पार्टी मजबूत है,
दो चीज़ें, जी और हमारी सरकार जिस प्रकार से 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, वो उसकी छाप दिल दिमाग पर है लोगों के, जी जिसको लोग नहीं भूल पा रहे हैं। जी देखिए 2014 में मोदी जी जब उनका प्रोजेक्शन हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, उनकी लोकप्रियता के बारे में उस वक्त हम बहुत बात करते थे। उस लोकप्रियता को हमने देखा भी और उसका इम्पैक्ट भी देखा कि देश में अपने बलबूते ही हम सरकार बनाने की परिस्थिति में आ पाए, जीते और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2019 के चुनाव में 5 वर्ष के बाद लोगों ने जब काम देखा तो उन्होंने कहा कि ये सही, बिल्कुल सही नेतृत्व, यही नेतृत्व सही नेतृत्व है और इनको और मजबूत करना चाहिए, 5 वर्ष के लिए और मौका देना चाहिए। अब जब 5 वर्ष का वो कार्यकाल 14 से 2019 और उसके बाद दूसरा 5 वर्ष का 19 से 2024 का पूरा हुआ है, तो 10 वर्ष का कार्यकाल लोग आकलन करने के बाद तो और अब लोगों का कहना है कि एक दशक के बाद दूसरा दशक भी मोदी जी के नाम पर होना चाहिए। दूसरा दशक भी आप मोदी जी के नाम पर देख रहे हैं, पर वो जो बातें 2014 में कही गई थी वो बातें तो पूरी नहीं हुई। विपक्ष इस बात को उठा रहा है और विदेशों से काले धन की बड़ी उम्मीद थी, उस काले धन पे तो अब बात करना ही बंद कर दी। या तो काला धन आ गया या उम्मीद ही छोड़ दी, कुछ आ नहीं सकता है, इसलिए ऐसा है। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, इसके विषय में एक खामोशी है। अग्निवीर योजना के संदर्भ में लोग बोलते हैं इस इलाके के अंदर कि ये ठीक नहीं है। इस बार जयराम ठाकुर जी की सोच क्या है? तो नीतियों के स्तर पर जो ये विरोधाभास है, जो दावे थे उनके विपरीत, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए सारी चीज़ों को लेकर ये जो आप बता रहे हैं जी, आपने इस बात को देखा होगा कि काले धन को जितना जो देश के अंदर था, डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से एक नया फार्मूला निकाला जिसके माध्यम से बहुत प्रभावी कदम उठाया गया और प्रभावी कदम उठाया और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है जी, बहुत बड़ा असर हुआ है। जी, अगर पूर्ण रूप से सफलता किसी चीज़ के लिए नहीं होती तो इस बात को भी मानना चाहिए कि हम जो है जो काम किए हैं उसमें सफलता का एक बहुत बड़ा भाग जो है हमने हासिल किया है। जी, और काले धन को लेकर के जो विदेश में है इसको लेकर के अभी तक काम ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया है। जी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस दिशा में चीज़ें होने वाली है। पहले तो यहाँ का ठीक कर ले, फिर उसके बाद वहाँ का भी ठीक करेंगे। और इसके अलावा जो किसानों की जो आर्थिकी सुधारने की बात है, किसानों की आय को मजबूत करने की आवश्यकता, उसमें एक नहीं अनेकों हमारे इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। और उसमें कम से कम एक चीज़ को देखिए आप, एक छोटा एक प्रयास उस दिशा में ये भी हुआ, किसान सम्मान निधि उस दिशा में प्रयास है। और किसानों के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं जो जिन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ मिल सके, उनको लाभ दे करके उनको अपने पाँव पर खड़ा कर सके, मजबूती दे सके, उस दृष्टि से भी काम हुए हैं। और जहाँ पूरे देश भर में अगर देखेंगे आप, मोदी जी का नेतृत्व जब से देश को मिला है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर देखिए कितना मजबूत हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ है, आपके एयरपोर्ट जो है वो कितने बन गए हमारे, और एयरपोर्ट के अलावा हमारी कनेक्टिविटी जो है बाई ट्रेन जो है वो कितनी मजबूत हुई है। और उसके साथ साथ कि भारत की इकॉनमी जी, जो 10वें 11वें नंबर पर हुआ करती थी दुनिया के इस पर, और वो 5वें स्थान पर आना ये छोटा विषय नहीं है। जी, इससे पहले भी तो 10 साल तक प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री थे, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री थे, हमारा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन ऐसी तो चीज़ नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 11वें स्थान से लेकर के 5वें स्थान पर पहुंचना, और आगे का गारंटी का जिक्र जो मोदी जी ने किया है कि 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी इकॉनमी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। और मोदी जी का गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, और उसके कारण जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो पहचान भारत की बनी है दुनिया के मानचित्र। और दुनिया के मानचित्र पर खास तौर से मैं करूँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप देखिए कि मोदी जी के आने के पश्चात भारत का सम्मान कितना ऊंचा हुआ है। अच्छा, मोदी जी के आने से भारत का सम्मान बहुत ऊंचा हुआ, चीज़ें बहुत बेहतर हुई, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ये तमाम दावे जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। जयराम ठाकुर वो शख्स हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में एक कुशल संगठक के तौर पर भी देखा जाता है। ये मोदी जी के आने के बाद पार्टी कितनी मजबूत हुई, या सत्ता आने के कारण से पार्टी कितनी बौनी हो गई है, गौण हो गई है, कमज़ोर हो गई है, इस पर कोई दृष्टि जाती है जयराम जी की? नहीं, बिल्कुल। इसमें मैं एक बात कहूँ कि
सरकार मजबूत होनी ही चाहिए। जी नेतृत्व तो मजबूत है तो स्वाभाविक रूप से, और मोदी जी की खासियत सबसे बड़ी यही है जी कि संगठन को कभी कमज़ोर नहीं होने देते हैं। जी जितना ध्यान उनका सरकार की मजबूती के लिए चलता है, लगता है, जितना वो उस पर फोकस करते हैं, सरकार ठीक चले, मजबूती के साथ आगे चले, मजबूती के साथ निर्णय हो, उसी तरह से संगठन के अंदर भी मजबूती कायम रहे। मजबूती संगठन के अंदर होगी तो ही सरकार बनेगी ना, जी तो ही राज्यों में हम जीत रहे हैं। अनेक राज्यों में हम जीते। अभी हाल ही में आपने देखा कि चाहे वो मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत हुई। तो मेरा कहने का मतलब बराबर का फोकस, संतुलन बना करके सरकार भी मजबूत, संगठन भी मजबूत, ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है। और मोदी जी ने इन दोनों चीज़ों पर बराबर फोकस किया है, कहीं ना संगठन को कमज़ोर होने दिया है और ना सरकार को। अब मैं आना चाहता हूँ प्रदेश पर एक सवाल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और पूछना है, और इसलिए पूछना है क्योंकि वो आपके मित्र से जुड़ा हुआ है। भाई आपने मोदी जी के नेतृत्व से तो बड़े प्रभावित है, आपकी बातचीत से झलकता है, पर आपकी पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इस प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, वो संगठन प्रमुख के पद पर है। नाम उनका है जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी को अध्यक्ष के तौर पर कैसा देखते हैं आप? 30 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है उनका, पार्टी ने जो एक्सटेंशन दिया उसके अंतर्गत नड्डा जी अध्यक्ष के तौर पर आपको कैसे दिखाई दिए, खासकर तब जब उनसे पूर्व में अमित शाह जैसा शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर था? देखिए, काम करने की अपनी अपनी शैली होती है जी आदमी। हिमाचल एक छोटा प्रदेश है और हम सब लोग के लिए तो गर्व का विषय है कि इस छोटे से प्रदेश के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस पार्टी के जो पार्टी आज देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक कार्यकाल पूरा करने के बाद जो उनकी टर्म, जो नेक्स्ट टर्म जो उनको एक्सटेंड की गई है, उसमें भी उनने बहुत बेहतर काम किया है। और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि अधिकांश राज्यों में एक से बढ़ करके एक राज्यों में जीत हुई है। और कुल मिलाकर के जब पार्टी की जीत होती है तो आप इस बात को मानिए कि उसमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और स्वाभाविक रूप से संगठन की भूमिका होती है तो पार्टी के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। और उस भूमिका को निभाने में जो है जगत प्रकाश नड्डा जी सफल रहे। लेकिन इतना है कि अपने अपनी पर्सनैलिटी अपनी अपनी होती है। अमित भाई जी और नड्डा जी का जो है काम करने की शैली में अलग अलग स्वभाव हो सकता है, लेकिन दोनों ने अपने कार्यकाल में पार्टी को बहुत मजबूती दी है, पार्टी को बहुत बड़ा जो है वो एक जंप मिला है और विस्तार मिला है, और उसके साथ बहुत सारे राज्यों में सरकारें बनी। अब थोड़ी अप्रिय बातचीत कर लेते हैं, राज्य के संदर्भ में बात करते हैं। नड्डा जी ने बड़ी मेहनत से काम किया, मोदी जी ने भी बेहतरीन काम किया, और जयराम ठाकुर जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया। ये नड्डा जी और मोदी जी भी हर मंच से बताते रहते हैं। इसके बावजूद भी 16 महीने पहले चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने भरोसा कांग्रेस पे कर लिया। आज 16 महीने बाद जयराम ठाकुर जी बूझ पाए कि कहाँ चूके, कौन चूके, जिसके कारण इस नतीजे का सामना आपको और आपकी पार्टी और आपकी सरकार को करना पड़ा। नहीं, देखिए, एक बात मान करके चलिए कि हिमाचल प्रदेश में एक ये परंपरा बहुत स्थापित मन में, लोगों के जहन में बैठी हुई है, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष ये, 5 वर्ष वो, ऐसा करके और लौटना पलटना होता ही है। हाँ, ये आप बताऊँ, मैंने इस बात को देखा कि काम एकमात्र जरिया चुनाव जीतने के लिए नहीं होता, एकमात्र माध्यम नहीं होता चुनाव जीतने का। हमने काम बेहतरीन किया है। आज अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें कि कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार में सब काम जो है वो ठप पड़ा है, अस्त व्यस्त है सारी। उस पर तो मैं आऊँगा, पर लेकिन उसके बाद चूक हुई है तो उसमें हमको स्वीकार भी करना पड़ेगा। हम कुछ जगह चूक गए, जब जो निर्णय हमको कुछ उस वक्त लेने थे, चाहे वो टिकट के संदर्भ में है, कुछ जगह इस तरह से चूक रह गई। और सबसे बड़ी जो कांग्रेस पार्टी ने जो एक माहौल खड़ा किया, वो माहौल खड़ा किया कि 10 गारंटियों के माध्यम से एक पूरा इस प्रकार के एक वातावरण खड़ा किया, जो गारंटियां कांग्रेस अभी तक पूरी तो कर ही नहीं सकी और करने की संभावना भी नहीं। लेकिन उन सारी चीज़ों को झूठ लोगों को बोल करके गुमराह करने में सब 0.9% से मात्र
हमारी सरकार की 36,000 का वोट शेयर का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में। जी। और मैं अकेला ही 38,000 वोट से जीता हूँ। जी। तो बहुत अंतर, बहुत मामूली सा अंतर रहा। जी। और हम 60 वोट से सीट हारे हैं, 150 वोट से सीट हारे हैं, 300 वोट से सीट हारे हैं। तो ऐसी सीटों को लेकर के पर लोग तो मामले, बोलते हैं ईवीएम वीवीएम काफी सेट बैट कर ले, तो आप लोग ये 100-200 वोट भी सेट नहीं कर पाया। लेकिन ये बात ठीक है कि भाई ये चुनाव में तो एक ही चीज़ होती है, जीत जीत होती है, हार हार होती है। इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। थोड़ी कसर नहीं, मेरा कमी तो छूट सवाल गई है, विपक्ष बताता है कि भाजपा ईवीएम ठीक सेट करती है। ये हिमाचल में कौन आपसे इतना नाराज रहा केंद्रीय स्तर में जिसने ईवीएम सेट नहीं की? या 100-200 वोटों का भी मैनेजमेंट आप ये नहीं कर सारा कहानी का हिस्सा है कि मुझे लगता है कि उस पर कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। ईवीएम तभी खराब होती है, ईवीएम गलत तभी होती है जब कांग्रेस हारती जी। है। जब वो जीतती है तो तब बोलते हैं नहीं ठीक है, ईवीएम ने ठीक काम किया। तो ये तो एक मन में उनके एक वहम है, जिस वहम को वो अपनी हार छुपाने के लिए कहा करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमने बातचीत शुरू की उस समय जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 16 महीने में हमने एक दिन भी इस सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया। अब प्रदेश ने जनादेश दिया, कांग्रेस को बहुमत दिया, तो सरकार को ठीक ठाक तरीके से चलने क्यों नहीं देते आप? क्यों इतना परेशान किए रहते जयराम ठाकुर जी? नहीं देखो, सरकार ठीक चले जी। ये जिम्मेवारी उनकी है। जी। सरकार ठीक काम ना करे तो ठीक ना चले ये जिम्मेवारी हमारी है। यानी कि ठीक ना चले यानी कि उसकी खिंचाई करना, मुद्दों को उठाना, विरोध करना, जो गलत है सो गलत है, उस बात को लेकर के। और इनने निर्णय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निर्णय गलत करते रहे और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल है पूरे ठाकुर, प्रदेश में। ईमानदारी से आप बताइए, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, इनको आप और आपकी पार्टी ज़्यादा परेशान कर पाती है या कांग्रेस ही ज़्यादा परेशान कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि परेशानियाँ तो हमेशा राजनीति में अपनों से भी रहती हैं और दूसरों से भी रहती हैं। और इस बात को तो मैं कह सकता हूं कि अपनों से भी बहुत परेशान है, वो बहुत जी। ज़्यादा परेशान है। और ये परेशानी उनकी और बढ़ने वाली है अभी जो चुनाव का परिणाम आएगा, क्योंकि अभी ये एक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उस डेवलपमेंट के पश्चात हालात ये बन गए थे हिमाचल प्रदेश में कि सुक्खू जी को हटाने का एक फैसला होने लगा था। लेकिन फिर यही सोच करके कि भी लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले करना ये उचित नहीं होगा, बेहतर होगा चुनाव तक इंतजार करें। तो चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को परिणाम निकल जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा कि भी क्या होगा। तो सुक्खू जी का निर्णय तो एक तो पहले पार्टी के अंदर होना है जी। उनकी ही पार्टी में, और दूसरा निर्णय परिणाम आने के बाद क्या सुक्खू जी सरकार चलाने की स्थिति में रहेंगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो कांग्रेस के फेस करना पड़ा, उसमें यह है कि बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस की एक राज्यसभा की सीट जो है वो हार गई, भारतीय जनता पार्टी उसको जीती है। जी। और इसका अभिप्राय यह है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो 43 थे, हम 25 थे, हमारा सांसद बन गया और उसके बावजूद हारे। 6 कांग्रेस के विधायक विरोध में खड़े हो गए और 6 कांग्रेस के विधायक के साथ 3 निर्दलीय, यानी कि 9 विधायक जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे, सुक्खू जी से नाराज होकर के, कांग्रेस पार्टी की सरकार से नाराज होकर के उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो ये 14 महीने के कार्यकाल में इतना बड़ा हो जाना ये छोटा विषय नहीं है। जयराम जी, सही बताइए, जी, ये अपनी जेब से आपने अभी 6 पत्ते ही निकाले हैं, कितने पत्ते और जेब में लेके घूम रहे हैं जयराम ठाकुर? तो अभी तो कि इन सारी चीज़ों के लेकर तो कहना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि सारा वो आने वाले समय में देखेंगे। अभी अगला दौर जो सारा होगा उस पर चुनाव आने के बाद। लेकिन हम एक चीज़ को बोल रहे हैं, हम सरकार को ऐसे नहीं गिराएंगे। हम ये 9 सीटों का चुनाव होने दीजिए, अभी तो 6 हैं जी। 3 और सीटों के चुनाव होने, जो निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दे रखा, लेकिन उसके बावजूद उनका त्यागपत्र 2 महीने से अभी तक स्वीकार नहीं किया। जी। 2 क्या 2.5 महीने हो गए, स्वीकार नहीं किया, रेजिग्नेशन दे के रखा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये भी पहली बार पूरे देश भर में हम देख रहे हैं। जबकि नियम, रूल, प्रोविज़न यह है कि अगर व्यक्तिगत रूप से कोई विधायक विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता तो उसको तत्काल जो है स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। और जब ये 9 सीटों के उपचुनाव पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी अल्पमत में हो जाएगी। ये जो 4 लोकसभा सीटें हैं हिमाचल की, पिछली बार उपचुनाव में प्रतिभा सिंह जी जीती थी, इन लोकसभा सीटों को लेकर क्या आकलन के साथ में है जयराम ठाकुर जी?
कहाँ इतने कमज़ोर हो गए कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ फिल्म अभिनेत्री पर भरोसा करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है मेरा उसमें कहना का। जो पार्टी का एक मैकेनिज़्म है टिकट के फैसले में, उस मैकेनिज़्म के तहत ही कोई फैसला हुआ है। जी आकलन किया जाता है कि यार करना उचित रहेगा। कई बार पार्टी हट करके कुछ चीज़ें करती हैं, जी निर्णय करती हैं। और कंगना जी यहाँ मंडी से हैं, मंडी की बेटी है और फिल्म जगत में अच्छा काम किया है उनने, जी और पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको। जी और तो स्वाभाविक रूप से पार्टी को लगा कि अगर उनके नाम पर हम अब की बार चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए एक नई एडिशन हो जाएगी। आने वाले समय के लिए पार्टी के लिए काम करने वाले नए लोग भी तो चाहिए। तो इसलिए पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया, और हम सब लोग काम में लगे हुए हैं। अपन मंडी में बैठे हैं। इसी मंडी में वीरभद्र सिंह जी के बेटे राज्य में मंत्री विक्रमादित्य सिंह सामने चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य जी की उम्मीदवारी ने जयराम ठाकुर जी को कितना परेशान किया हुआ है, कितनी मेहनत लग रही है और ज़्यादा? देखिए, चुनाव कोई भी हो, मेहनत तो करनी पड़ती है। जी ज़्यादा कम का विषय हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि चुनाव बिना मेहनत के लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। लड़ा तो जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता है। इसलिए हम मेहनत तो पूरा करेंगे। पहले भी हमने मेहनत की है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विक्रमादित्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी विचित्र परिस्थिति है। उनकी ही माता ने, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा है, सांसद है मंडी से, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, नेता नाराज़ हैं, विधायक नाराज़ हैं, और ऐसे में हम क्या मुंह लेकर के लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूँ। उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया जी लेकिन विचित्र परिस्थिति, उनके बेटे को टिकट दे दिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बेटे की स्थिति में आपको बताऊं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री से नाराज होकर के अपना त्यागपत्र दे रखा, उनने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनने कि मैं जलालत का बहुत बुरा दौर झेल रहा हूँ। जी जिस वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट लिए सरकार बनी, आज अपनी ही सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे मैंने जब आग्रह किया कि अब वीरभद्र सिंह जी अब नहीं रहे, हम उनकी प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं शिमला के रिज के मैदान में, 2 गज ज़मीन हमको नसीब नहीं हुई, और इसलिए इस जलालत का दौर अब ज़्यादा सहन नहीं किया जा सकता, और इसलिए मैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता हूँ। त्यागपत्र दे रखा है। जी ये हमको अब आरोप लगा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं इस तरह की बातें, ये तो हकीकत है। और जब वही स्थिति इस तरह की है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि चुनाव किसी ने तो लड़ना था। हमारे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनकी माता लड़ रही हैं, उनका बेटा लड़ रहा है। हमारे लिए विषय है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है, और उसमें बीजेपी जीतेगी निश्चित। पर हम मंडी में घूम रहे तो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि चुनाव विक्रमादित्य सिंह बनाम जयराम ठाकुर में तब्दील हो गया है? क्या ऐसी नौबत आ गई जिसमें जयराम ठाकुर जी को अपने आप को इतना ज़्यादा झोंकना पड़ रहा है? नहीं, देखो, उसमें एक बात तो हमको ये तो मेरी जिम्मेवारी भी है, पार्टी का के नेतृत्व ने हमें जिम्मेवारी दी है विपक्ष के नेता के नाते, इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में सभी लोकसभा क्षेत्र में गया हूँ। जी तो और उसके आपने बाद वीरभद्र सिंह जी का जिक्र किया, हाँ जी। आपने वेदना के साथ व्यक्त की उनकी। विक्रमादित्य जी ने कहा कि इतने बड़े नेता थे वीरभद्र सिंह जी, पार्टी से परे जाकर भी उनका सम्मान था। 2 गज जमीन उन्हें नहीं मिल रही है। उम्मीद कर रहे हैं आप जल्द भाजपा सरकार बनाएगी, भाजपा दे देगी वीरभद्र सिंह जी की नहीं, प्रतिमा के लिए जगह? नहीं, देखो, एक चीज़ को लेकर के आप मान करके कि सरकार भाजपा की निश्चित रूप से जो बनेगी जी इसको मुझे नहीं लगता है कि कोई ताकत रोक पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस बहुत छोटे से इस कार्यकाल में जो उसकी स्थिति बन गई है जी वो स्थिति आपके सामने ही है सारी। आपके 9 विधायक आपके 14 महीने में आपको छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसका मतलब नेतृत्व में क्षमता नहीं है, नेतृत्व में योग्यता नहीं है, नेतृत्व में साथ चलने का स्वभाव नहीं है, नेतृत्व से लोग नाराज़ हैं। वो तो तय है कि वो तो होना ही है। लेकिन यहाँ बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम नेतृत्व परिवर्तन करेंगे जी हम कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सरकार परिवर्तन करेंगे। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सरकार बनेगी, जो सारे विषयों को लेकर के आपने जो कहा कि क्या करेंगे, इन बातों को लेकर के
वक्त आने पर ही विचार करेंगे। अभी आज मुझे लगता है कि उचित नहीं है अभी कहना कुछ भी। आज उचित नहीं है। हिमाचल के संदर्भ में जब परिणाम का आकलन किया जाता है तो उसमें माना जाता है कि महिलाओं के लिए 1500 रुपये महीना देने की घोषणा ने बड़ा काम किया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा की सफलता में भी इस प्रकार की योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई, चाहे महतारी बंधन हो या लाडली बहना हो, जिसमें 1000 रुपये या 1250 रुपये महीने देंगे। राहुल गांधी इस अनुभव से सबक लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे इस अनुभव से सबक लेकर 8500 रुपये महीना देने वाले हैं जयराम ठाकुर जी। आपने सुना होगा, खड़ाखट 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 हर महीने आएंगे, 1 लाख रुपये सालाना आएंगे। आपको लगता नहीं कि आपकी तो ज़मीन ही हिल जाएगी? जब 1 लाख रुपये देने वाले हैं तो आपको वोट देने के लिए कौन निकलेगा? देखो, ये सारी बातों को लेकर के एक्सपोज हो गए जी। अब लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस सरकारों से, कांग्रेस के नेतृत्व से भरोसा उठ गया। जी। झूठ बोलते हैं वोट लेने के लिए। हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी दी हैं, सही मायने में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। जी। और हिमाचल प्रदेश में अब क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव आया है तो जो फॉर्म इनने विधानसभा के चुनाव से पहले भरे थे, जो 1500 रुपये की महिलाओं के लिए, अब लोकसभा के चुनाव से पहले भी फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि ऐसा मान करके चल रहे हैं कि हर चुनाव में महिलाओं को हम प्रलोभन देते रहें, देंगे नहीं लेकिन दिखाते रहेंगे कि 1500 रुपये। अब महिलाओं ने तय कर दिया है, इसका जवाब इस लोकसभा के चुनाव में देंगे, निश्चित रूप से देंगे। लोकसभा के चुनाव और उपचुनाव में भी देंगे। सुक्खू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुक्खू जी तो ज़मीन से उठे हुए नेता हैं, संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आपसे भी लड़े, उस दौर में वीरभद्र सिंह जी से भी लड़ते हुए की खबरें बड़ी सुर्खियों में आती थी। इतना लड़ भिड़ के जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचा, मुख्यमंत्री बनने के बाद में डिलीवर क्यों नहीं करवा रहा जयराम जी? डिलीवर क्या है कि वो झूठ बोलते हैं और वो ज़मीनी हकीकत को समझते नहीं। जी। और ज़मीनी हकीकत ना समझने की वजह है कि उस तरह से उनने काम ही नहीं किया। विधायक रहे लेकिन अनुभव की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से नीचे ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार की स्थिति है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमको किस प्रकार से चीज़ों को ये करना है, आगे बढ़ाना है, कोई योजना अभी 1 साल के कार्यकाल में ज़मीन पर नहीं उतरी। 1 साल क्या, अब तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के कार्यकाल में ज़मीन में नहीं उतरी एक भी योजना। जी। और इसलिए लोगों का भरोसा उनसे तो उठा है। जहां कांग्रेस की बात आप पूरे राष्ट्र की कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि भी भरोसा है तो एक व्यक्ति पर है, वो नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा। और मोदी जी की गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी है। बाकी पूरे देश में भरोसा किसी पार्टी के ऊपर है ही नहीं। अरे अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। देश के संदर्भ में तो बहुत दमदारी के साथ जयराम ठाकुर जी लगातार बोल रहे हैं। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है और परिणाम तो अभी महसूस हो गया है, तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये जयराम ठाकुर जी की मुख्यमंत्री की शपथ के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं इस बात को लेकर के कभी हमने ना कभी सोचा है, ना कभी इस पर लोग बोला तो है, आपको ना बोलते होंगे। ना बोलते होंगे, चलो वो एक अलग बात है। लोगों की तो उनका सामना कैसे करते हैं जयराम ठाकुर? लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक बात आप मान करके चलिए कि हमारी पार्टी में एक स्थापित व्यवस्था है जी। कोई निर्णय व्यक्ति अपने आप तो कर ही नहीं सकता है, पार्टी निर्णय करती है। और जहाँ तक जयराम ठाकुर की बात है, मेरे बारे में आज तक जो भी निर्णय किया है मेरी पार्टी ने किया है जी। और आगे भी जो निर्णय करेगी पार्टी करेगी। जो जिम्मेवारी पार्टी देगी, जहाँ देगी, जिस रूप में देगी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। मैं तो इतना ही कहूँगा। तो पार्टी को फैसला लेने का अवसर आप 4 जून को ही उपलब्ध करा देंगे? नहीं, देखो, या जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। जहाँ तक ये सारे हिमाचल के संदर्भ के बारे में जो ये है, पहले हम चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये 9 सीटों का चुनाव हो जाए सारा, उसके बाद हम मतलब आप ये 3 निर्दलीय के चुनाव कराने के बाद ही कोई सत्ता परिवर्तन की उम्मीद करते हैं या इतना इंतजार नहीं करेंगे? तो उससे पहले परिणाम से भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सरकार की हालत इस कदर है आज की तारीख में कि भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हिमाचल के संदर्भ में जयराम ठाकुर जी का ये कहना है। देश के संदर्भ में जयराम ठाकुर का अपना राजनीतिक अनुभव आत्मविश्वास के साथ ये कहने के लिए उन्हें विवश कर दे रहा है कि 4 जून औपचारिकता है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर सत्ता में आना तय हो चुका है। हिमाचल के संदर्भ में जयराम ठाकुर को इस बात को लेकर निराशा है कि पिछले 16 महीने में जनता के साथ बहुत गलत हुआ है और इस गलत की लड़ाई को वो लगातार ज़मीन पर लड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनता को अब बहुत ज़्यादा दिन सहना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हिमाचल में भी सत्ता में वापसी करेगी।
तो जयराम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी, इतनी धन्यवाद। व्यवस्थाओं के बीच Thank- आपने समय thank you, निकाला thank you। और उन तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की जो प्रदेश और देश से जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। सदा प्रणाम।